लास्ट पार्ट 2 द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और आज का टॉपिक है द रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, यानी क्रांति और हमारा रोज दिन का जिंदगी। एक क्वेश्चन पूछा है कि क्या जो पॉलिटिशियंस हैं यानी कि नेता है, वो किसी इंसान के कपड़े पहनने का स्टाइल, वो कैसे बोलता है, वो क्या पढ़ता है, वो सब चेंज कर सकता है। लेकिन फ्रांस के लोगों ने 1789 के बाद से जितना भी ईयर आया, जितना भी साल आया, उसमें यही सब चेंजेस वो लोगों ने देखा। मेन के लाइफ में चेंज आया, वुमेन की लाइफ में, चिल्ड्रन की लाइफ में। जो गवर्नमेंट्स थे, जैसे मतलब कि क्रांतिकारी गवर्नमेंट, क्रांतिकारी नेताओं जितने थे, वो एक लॉ पास किए जिसमें एक इंसान का लिबर्टी और इक्वालिटी जो है वो एवरीडे लाइफ में मतलब एवरीडे के ज़िंदगी में प्रैक्टिस में आने लगा। लिबर्टी, आत्मसम्मान को कभी ठेस ना पहुंचाया जाने लगा, और इक्वालिटी मतलब इक्वल सोसाइटी में इक्वल दर्जा दिया गया। सबसे इम्पोर्टेंट लॉ जो है, ये सब के बावजूद सबसे इम्पोर्टेंट लॉ जो था वो कंट्री में तब इफेक्ट में आया जब बास्टिल पूरी तरह से बास्टिल जो कंपनी है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। इन द समर 1789, तब उस टाइम जब बास्टिल का जो कंपनी था उसमें गिरावट हुआ, जिसका रिजल्ट एबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप हुआ। सेंसरशिप मतलब ये एक एक्चुअली अपॉर्चुनिटी है जिसमें आपको मीडिया हुआ, न्यूज़पेपर्स हुआ, वो सब क्या प्रिंट करेगा, क्या पब्लिश करेगा, ये सब चीज़ का पहले अप्रूवल लेना पड़ता था वो इंसान से। तो वो इंसान के पास सेंसरशिप रहता था, ये अपॉर्चुनिटी रहता था। जैसे ओल्ड रेगम हुआ। ओल्ड रेगम यानी कि फ्रांस को 1789 से पहले बोला जाता था ना, उसके फ्रांस सोसाइटीज़ और इंस्टीट्यूशंस को। तो वहाँ जितने भी रिटन मटेरियल्स थे या कल्चरल एक्टिविटीज़ होते, जैसे कि बुक्स हो गए, न्यूज़पेपर हो गया, पेपर प्लेज हो गया, ये सब तभी पब्लिश किया जाता था या परफॉर्म किया जाता था जब किंग का जो सेंसर था, यानी किंग ने जिसे सेंसर बनाया था, ये सब चीज़ का हेड बनाया था, जब तक उसका अप्रूवल नहीं मिल जाता ये सब प्ले नहीं होता, ये पब्लिश नहीं किया जा सकता था, ये परफॉर्म नहीं किया जा सकता था। Now the Declaration of the Right of Men and Citizens proclaimed freedom of speech and expression to be a natural right. लेकिन जो डिक्लेरेशन था, जैसे ही डिक्लेयर हुआ कि अब राइट ऑफ मैन और जितने भी सिटीज़न है सबको इक्वल राइट मिलेगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलेगा, तो धीरे धीरे करके लोग अपना जो नेचुरल राइट्स है उसे फॉलो करने लगे कि मेरा राइट्स है कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता हूँ। तो वो लोग स्टार्ट कर दिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना, अपनी तरफ से जो भी मतलब उनका जो मन करे वो करना स्टार्ट कर दिए। न्यूज़पेपर, पैम्पलेट, बुक्स, प्रिंटेड पिक्चर्स, ये सब पूरे फ्रांस के टाउन में, जो टाउन था फ्रांस का, उसमें हर जगह रैपिडली कंट्री साइड मतलब हर जगह हर कंट्री में ले जाके वो पोस्टर्स चिपका दिया गया, पैम्पलेट्स चिपका दिया, न्यूज़पेपर बांटना स्टार्ट कर दिया गया। और ये सारे न्यूज़पेपर, पैम्पलेट, बुक्स, प्रिंटेड पिक्चर्स, ये सब में केवल डिस्क्राइब किया गया था, डिस्कस किया गया था क्या क्या इवेंट होने वाला है, क्या चेंजेस हुआ है, कब हुआ है, कैसे हुआ है, ये सब। फ्रीडम ऑफ प्रेस, यानी कि जो मीडिया है, प्रेस रिपोर्टर्स हैं, अब ये लोगों के पास फ्रीडम है, अब इनके ऊपर कोई सेंसर नहीं है जिनसे इन लोगों को अप्रूवल चाहिए कि क्या मैं ये चीज़ प्रिंट कर सकूं, क्या मैं ये व्यू ले सकूं। अब ये लोग फ्री हैं, तो अब वो जो भी चाहे वो टाइप कर सकते हैं, वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। Each side ought to convince the other of its position through the medium of print. अब हर चीज़ मतलब जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ A एंड B लिखा है। अगर A अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू B को समझाना चाहता है तो वो प्रिंट का मदद लेगा, न्यूज़पेपर्स का मदद लेगा, B भी उसी तरह करेगा। वही यहाँ एग्जाम्पल मैंने लेके आप लोगों को मैं समझा रही हूँ दैट कि अब कोई भी अपोजिशन पार्टी जो था वो एक पार्टी को अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाने के लिए प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स, ये सब का इस्तेमाल कर सकता था। जितने भी प्लेस थे, सॉन्ग्स थे, फेस्टिवल मनाने का आइडियाज़ था, ये सब बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। This was one way they could grasp and identify with ideas such as liberty or justice that political philosophers wrote about at length in the text, which only a handful of educated people can
कुड रीड। यही एक टाइम था जब लोग, मतलब जो एजुकेटेड पीपल थे, हैंडफुल ऑफ एजुकेटेड पीपल, यानी वो, क्योंकि फिलोसफर इतने अलग अलग वर्ड, अलग अलग लैंग्वेज में वो लोगों ने लिखा था कि केवल जो लोग पढ़े लिखे थे, जो हर तरह के लैंग्वेज जानते थे या थोड़ा मोड़ा भी जानते थे, वही ये सब पूरा पढ़ सकते थे। और ये फिलोसफरों ने ये सारा मतलब ये आइडियाज़, ये लिबर्टी ऑफ आइडियाज़, जितना भी आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी, जस्टिस, ये सब वो लोगों ने उसमें मेंशन किया था। नाउ कंक्लूजन। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट अपने आप को फ्रांस का राजा बना लिया था, और जितने भी नेबरिंग कंट्री, मतलब यूरोप के नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज़, यानी यूरोप के जितने भी नेबरिंग कंट्रीज या आसपास के कंट्री थे, वो लोगों से लड़ाई छेड़ लिया और जीता भी। और हर एक किंगडम में वो अपनी फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड किसी एक को वहाँ का राजा बना देता था। नेपोलियन का सबसे इम्पोर्टेंट रोल था जब फ्रांस मॉडर्नाइज़र, यानी कि यूरोप को जब मॉडर्नाइज़र के नाम से जाने लगे लोग, इट मीन्स कि यूरोप को मॉडर्नाइज करने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो था वो नेपोलियन का था। उसने बहुत सारे लॉ बनाए जिसमें से कुछ जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी हुआ, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट हुआ, मेजर प्रोवाइडेड बाय द डेसिमल सिस्टम, ये सब हुआ। ये सब कुछ आइडियाज़, लॉ थे जो नेपोलियन ने इंट्रोड्यूस किया था। बहुत सारे लोग जो थे वो नेपोलियन को एक लिफ्टर के रूप में देखने लगे थे। लिफ्टर जो एक इंसान को उसका राइट दिलाए। लेकिन जैसे जैसे उसका राजपाट बढ़ रहा था, लोगों ने ये एब्जॉर्व करना, मतलब वो लोग देखने लगे कि मतलब नेपोलियनिक आर्मीज़ है वो इस कदर पूरे देश में फैल रहा है, जैसे कि बढ़ती जनसंख्या होती है ना, उस तरह। फाइनली 1815 में वाटरलू के कारण नेपोलियन की मौत हो गई। लेकिन तब भी उसके जितने भी आइडियाज़, मतलब बहुत सारे आइडियाज़ ऐसा था जिसका इम्पैक्ट जो है वो यूरोप के बाकी सारे कंट्री, यानी यूरोप के रेस्ट ऑफ द पार्ट जहाँ पर ये रूल नहीं करता था, वहाँ भी इसके आइडियाज़ का इम्पैक्ट पड़ा। और लोग उसको, नेपोलियन के जाने के बाद भी लोग नेपोलियन को याद करते थे, नेपोलियन के बारे में जानना चाहते थे। जो आइडिया ऑफ लिबर्टी है, डेमोक्रेटिक राइट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट लेगेसी था, यानी सबसे इम्पोर्टेंट फंडा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। These सब spread from France to the rest of the Europe during the 19th century, यानी फ्रांस से लेके यूरोप का जितना भी बचा हुआ जगह था, रेस्ट ऑफ द यूरोपियन प्लेस जितना भी था, वहाँ पर 19th सेंचुरी में पूरा फैल गया। और जो फ्यूडल सिस्टम था, वेयर द फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश कर दिया गया, यानी कि जो लोग बचपन से ही उन लोगों को जो प्रिविलेज दिया जाता था वो ख़त्म कर दिया गया। कॉलोनाइज्ड पीपल, मतलब, और अब हर चीज़ का आज़ादी था, जितने लोग थे उनको हर चीज़ का आज़ादी था, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते थे, वो जो चाहते वो कर सकते थे। ये जो बाउंडेज था, यानी कि रोक टोक था, उसी से फ्रीडम का आइडिया आया और वो लोगों ने एक मूवमेंट लेड किया जो फ्रांस को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनने में मदद मिला, जिससे टीपू सुल्तान और राम मोहन रॉय ऐसे दो इंडिविजुअल एग्जाम्पल हैं जिन्होंने रिस्पॉन्ड किया था रिवॉल्यूशनरी फ्रांस के आइडिया पे। बहुत सारे लोग रिवॉल्यूशनरी फ्रांस के आइडिया पे रिस्पॉन्ड नहीं करते थे, लेकिन कुछ करते थे, जिसमें से टीपू सुल्तान और राम मोहन रॉय ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। Thank you guys for watching my all videos, and if you like the way of my explanation, then please like, share and comment, and don't forget to subscribe. Or if you want any other chapter explanation of history or any other subject chapter explanation, then please comment me. I will surely explain you that. Thank you for watching.